Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025822 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 822 का विश्लेषण। पेपर 822 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। हमें मिला है एक वाक्य, हमारा आंसर वो सेगमेंट वो खंड होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि हो। पढ़ते हैं। He gave such a long speech, but everybody felt bored. But नहीं, that होना चाहिए था। He gave such a long speech, उसने इतनी लंबी स्पीच दी, इतना लंबा भाषण दिया कि हर कोई बोर महसूस करने लगा। वाक्य में एरर जिस खंड में है वो है सेगमेंट बी, बट नहीं दैट होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, सच दैट का प्रयोग करते हैं किसी चीज की गहनता, इंटेंसिटी या तीव्रता बताने के लिए। तो करेक्शन के बाद वाक्य हुआ ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच दैट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। उसने इतनी लंबी स्पीच, इतना लंबा भाषण दिया कि हर कोई बोर महसूस करने लगा, उकताने लगा। खंड बी में एरर है, यही हमारा आंसर होगा, अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। एक बार फिर से वही निर्देश है, पढ़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। वर्कर नहीं, वर्कर्स होना चाहिए था। इसके पीछे के ग्रामेटिकल नियम को समझते हैं। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होती हैं। अ नंबर ऑफ का अर्थ है कई सारे या बहुत सारे। अ लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे। वर्कर नहीं, वर्कर्स प्लूरल नाउन। हैव पहले से ही प्लूरल है। हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम, बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स ने पैदल ही घर की ओर जाना शुरू कर दिया है या घर की ओर पैदल ही रवाना हो गए हैं। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड डी। और वर्कर नहीं, वर्कर्स होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम, बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स ने पैदल ही घर की ओर जाना शुरू कर दिया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। आवर फैमिली वेंट ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। वेकेशन आप जानते हैं। इन द हिमालयन हिल्स, हिमालय की पहाड़ियों में। एंड देयर वी सॉ, वहां हमने देखे डैश माउंटेन्स, स्नो क्लैड माउंटेन्स। विद्यार्थी ध्यान दें, क्लैड का अर्थ है ढका हुआ या आच्छादित। स्नो क्लैड का अर्थ है हिम आच्छादित या हिम से ढका हुआ। वहां हमने हिमाच्छादित या फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे, विच लुक्ड सिंपली स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर का अर्थ है अद्भुत या वंडरफुल। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। स्नोड सेकंड या थर्ड फॉर्म, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्नो की, जिसका अर्थ है बर्फबारी होना। स्नो कवर नहीं, यदि स्नो कवर्ड होता तो सी को भी उत्तर माना जा सकता था। फिलहाल स्नो कवर नहीं, कवर्ड होना चाहिए था। स्नो कवर का अर्थ है फैली हुई बर्फ कहीं पर। स्नोइंग, स्नो की आईएनजी फॉर्म है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी हो सकता है, स्नो क्लैड यानी स्नो कवर्ड या फिर हिमाच्छादित, बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो कि स्पेक्टेक्युलर मींस अद्भुत नजर आ रहे थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है, पढ़ते हैं। इफ यू डैश अर्लियर वी डैश टू द रैली हाउएवर। हाउएवर का अर्थ है यद्यपि। इट इज टू लेट नाउ, अब बहुत देरी हो गई है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। विद्यार्थी ध्यान दें, यह कंडीशनल टाइप 3 या लॉस्ट कंडीशनल वाक्य है जिसमें कंडीशनल खंड या शर्त वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है और मेन क्लॉज लिखा जाता है कंडीशनल परफेक्ट में, अर्थात कुड हैव, वुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इफ यू हैड गॉट अप, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड गॉट अप अर्लियर, अगर तुम पहले जाग जाते। वी कुड हैव गॉन टू द रैली, तो संभव था कि हम भी रैली में चले जाते, अर्थात तुम जागे नहीं और हम रैली में नहीं जा पाए। हाउएवर, यद्यपि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं निकल पाएंगे, अर्थात अब निकले तो नहीं पहुंच पाएंगे। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए गलत है, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, हैव अवेक नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी गलत है, हैव गॉट अप नहीं। ऑप्शन डी, विद्यार्थी ध्यान दें, अवोकन थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है अवेक की, जिसका अर्थ होता है जागना या जगाना। तो इफ यू हैड अवोकन तक तो ठीक है, शुड हैव गॉन नहीं,
कुड हैव गॉन बेहतर होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक प्रश्न शब्द मिला है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका बेहतरीन सिनोनिम या फिर पर्यायवाची हो। ब्रेविटी का अर्थ है संक्षिप्तता, किसी चीज की ब्रेविटी है उसकी संक्षिप्तता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। सक्सिंक्टनेस का अर्थ भी है संक्षिप्तता। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है सक्सिंक्टनेस। एक और सिनोनिम हो सकता है कंसाइजनेस, किसी चीज की संक्षिप्तता। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। इलोंगेटेड का अर्थ होता है लंबा खिंचा हुआ। अगर आपने किसी चीज को लंबा करके पतला करके फैला दिया है तो वो खिंची हुई लंबी परत की तरह चीज है, इलोंगेटेड। ड्वार्फ का अर्थ है बौना, जिसका कद कम हो। और प्रिसीशन का अर्थ है सटीकता या सुस्पष्टता। हमारा आंसर ऑप्शन डी सक्सिंक्टनेस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 एक बार फिर से वही निर्देश है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची हो। रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ है ऑब्स्टिनेट एंड अनकोऑपरेटिव। अगर आप बहुत हठी हैं और किसी का सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं तो आप हैं रिकैल्सिट्रेंट। हमारा आंसर होगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट भी हठी है तो रिकैल्सिट्रेंट है ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव, बहुत हठी और असहयोग करने वाला। ऑब्स्टिनेट, अड़ियल, हठी हमारा आंसर होगा। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें तो उन पर नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी रिकूपरेट का अर्थ है भरपाई करना या पुनर्भरण करना। एक सिनोनिम हो सकता है रिकवर। तो अगर आप बीमार हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य की भरपाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वहां भी आप रिकूपरेट कर रहे हैं। तो पुनर्भरण करना, भरपाई करना, रिकवर करना। मैनेजेबल का अर्थ है प्रबंधनीय। अगर कोई काम मैनेजेबल है तो डुएबल है, प्रबंधनीय है, किया जा सकता है। और अंतिम ऑप्शन डोसाइल एक बहुत अच्छा शब्द है। डोसाइल का अर्थ है चुपचाप आज्ञा मानने वाला, जो प्रतिरोध ना करे, चुपचाप आज्ञा माने। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम होगा सबमिसिव। दब्बू या चुपचाप आज्ञा मानने वाला, प्रतिरोध न करने वाला होता है डोसाइल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ऑब्स्टिनेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 अब की बार निर्देश है चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम नहीं, एंटोनिम है, विलोम शब्द है, उससे उल्टा अर्थ रखता है। प्रश्न शब्द है इंडोर्स। इंडोर्स का अर्थ है समर्थन करना। अगर आप किसी चीज या प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं तो उसके हक में बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। हमारा आंसर होगा डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का अर्थ है किसी चीज की निंदा करना, सार्वजनिक तौर पर किसी चीज को अस्वीकार करना या फिर किसी चीज को ठुकराना। तो डिसअप्रूव है निंदा करना, अस्वीकार करना, किसी चीज के विरोध में कुछ कहना। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें तो उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए और बी आपस में होमोफोन्स हैं, समान रूप से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए कैनन का अर्थ है तोप, बड़ी आर्टिलरी गन को कहते हैं कैनन, हिंदी में तोप। कैनन ऑप्शन बी का अर्थ है कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल या कोई रूल। और ऑप्शन सी डिनाई का अर्थ है इनकार करना, मना करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 अब की बार फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताएं, विलोम शब्द बताएं। जर्मेन का अर्थ है किसी चीज से संबंधित या रेलेवेंट या पर्टिनेंट। रेलेवेंट या पर्टिनेंट, किसी चीज से संबंधित हो तो वो जर्मेन है। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन ए इररेलेवेंट का अर्थ है असंबद्ध, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी इनडायरेक्ट का अर्थ है अप्रत्यक्ष। इम्परवियस एक बहुत अच्छा शब्द है। इम्परवियस को हिंदी में कहते हैं अभेद्य या अप्रवेश्य। सरल भाषा में कहूं तो जिसके पार न जाया जा सके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई लेयर या मेम्ब्रेन, कोई परत या झिल्ली इम्परवियस है तो कोई द्रव या पानी इसके दूसरी ओर नहीं जा सकता। तो अभेद्य या अप्रवेश्य, जिसके पार न जाया जा सके, कहलाता है इम्परवियस। फ्यूगेशियस एक बहुत अच्छा शब्द है। फ्यूगेशियस का अर्थ है क्षणिक या अल्पकालिक, फ्लीटिंग। कोई चीज अभी है, कुछ समय बाद नहीं रहेगी, क्षणिक है, अल्पकालिक है, तो वो है फ्यूगेशियस या फिर फ्लीटिंग या इम्परमानेंट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए इररेलेवेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 84 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मिला है एक मुहावरा, एक इडियम। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। जर्किंग समवन अराउंड। टू जर्क समवन अराउंड का अर्थ है किसी आदमी को मूर्ख बनाना, उसे ठगना, उसे बातों में लेकर या फिर बेईमानी से उसे मूर्ख बनाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मैनिपुलेटिंग समवन। किसी आदमी को डिसऑनेस्टली डील करना, उससे बेईमानी करके उसे मूर्ख बनाना, उसका लाभ उठाना कहलाता है जर्किंग समवन अराउंड। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। थैंकिंग समवन बिल्कुल नहीं, लायनाइजिंग समवन बिल्कुल नहीं, परंतु विद्यार्थी ध्यान दें शब्द लायनाइज एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। लायनाइज का अर्थ है किसी की बड़ी तारीफ करना, उसको बड़ा सम्मान देना, उसकी खुशामद करना। अगर कोई मित्र अपने किसी अन्य मित्र को लायनाइज करता है तो उसे बड़े सम्मान से देखता है, उसकी खुशामद करता है, उसका गुणगान करता है। सरप्राइजिंग समवन भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी मैनिपुलेटिंग समवन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 एक बार फिर से एक इडियम मिली है, अर्थ बताते हैं। Cost an arm and a leg. If something costs you an arm and a leg, it is very expensive. अगर कोई चीज़ आपको बहुत महंगी पड़े तो आप कह सकते हैं It cost me an arm and a leg. हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी to be very expensive, बहुत महंगी होना। अन्य ऑप्शंस को एक बार दृष्टिगत कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू बाय एन आर्टिफिशियल लिम्ब। विद्यार्थी ध्यान दें शब्द लिम्ब के उच्चारण में आखिरी बी नहीं बोला जाता। लिम्ब का अर्थ है हाथ या पैर, तो कृत्रिम हाथ या पैर खरीदना नहीं। ऑप्शन बी कहता है टू गेट हर्ट ऑन द आर्म, बाह पर चोट लगना नहीं। टू बी वेरी चीप तो बिल्कुल उल्टा होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 हमें पता लगाना है वो शब्द जो करेक्टली स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी लिएजन। विद्यार्थी ध्यान दें शब्द का उच्चारण है लिएजन। लिएजन का अर्थ है कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन। लोगों से संपर्क या संबंध हो तो फिर आपका लोगों से लिएजन है। तो लोगों से संपर्क सूत्र या संबंध या लोगों से कोऑपरेशन कोलैबोरेशन कहलाता है लिएजन। अन्य ऑप्शंस पर नजर कर लेते हैं, उनकी स्पेलिंग्स में क्या गलती है पता लगाते हैं। पर्स्पिरेशन की स्पेलिंग में यहाँ यू नहीं ई होना चाहिए था। पर्स्पिरेशन का अर्थ है पसीना, स्वेट। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत है, ए नहीं ई होना चाहिए था। प्रेसिडेंट का अर्थ है कोई पूर्व उदाहरण या मिसाल। अगर किसी चीज़ का कोई प्रेसिडेंट है तो पहले ऐसी चीज़ हुई है, पहले कभी ऐसी घटना हुई है, पहले कभी ऐसा केस आया है, उसे कहते हैं मिसाल, नज़ीर या पूर्व उदाहरण, इंग्लिश में प्रेसिडेंट। डायबिटीज़ की स्पेलिंग भी गलत है, DIABETES होना चाहिए था, डायबिटीज़ है मधुमेह। हमारा आंसर ऑप्शन डी लिएजन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 फिर से वही निर्देश है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी पेंडेमोनियम का अर्थ है शोर शराबा, कोलाहल या उपद्रव। पेंडेमोनियम के लिए बेहतरीन सिनोनिम्स हो सकते हैं अपरोर या डिसऑर्डर। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए इंडिस्पेंसिबल का अर्थ है अपरिहार्य या बेहद जरूरी, अत्यावश्यक। स्पेलिंग गलत है, INDES नहीं DIS होना चाहिए था। इंग्लिश में इंडिस्पेंसिबल का अर्थ है इसेंशियल, अपरिहार्य, बेहद जरूरी। इंटरप्रिटेशन की स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ यू नहीं ई होना चाहिए था। इंटरप्रिटेशन का अर्थ है व्याख्या, किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन है उसकी व्याख्या। और इंसरेक्शन की स्पेलिंग में एक नहीं दो आर होने चाहिए थे, INSURRECTION। इंसरेक्शन का अर्थ है बगावत या विद्रोह, इंग्लिश में रेबेलियन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी पेंडेमोनियम, शोर शराबा, कोलाहल या उपद्रव ही रहेगा, क्योंकि उसकी स्पेलिंग में कोई त्रुटि नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ पर्सन हु गिव्स अ रिटन टेस्टिमनी इन कोर्ट। टेस्टिमनी का अर्थ है बयान या गवाही। ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में लिखित गवाही बयान देता है कहलाता है डेपोनेंट। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। रेमनेंट का अर्थ है अवशेष, किसी चीज़ का बचा हुआ भाग उसका रेमनेंट है। इंग्लिश में इसके लिए बहुत अच्छा सिनोनिम हो सकता है रेजिड्यू। ऑप्शन बी भी एक अच्छा शब्द है। डिसीडेंट का अर्थ है
विरोध करने वाला या असंतुष्ट व्यक्ति या मतभेद रखने वाला। किसी राजनीतिक दल या पार्टी में अगर कुछ डिसिडेंट्स हैं तो वो लोग हैं जो पार्टी की औपचारिक जो स्थिति है, पार्टी का जो मत है, उससे वो हटकर सोचते हैं, उसका विरोध करते हैं या उससे नाराज है। तो नाराज व्यक्ति, असंतुष्ट व्यक्ति या मतभेद करने वाला व्यक्ति। और अंतिम ऑप्शन प्रोपोनेंट एक बहुत अच्छा शब्द है। प्रोपोनेंट का अर्थ है किसी सोच, किसी विचारधारा आदि का समर्थक। अगर आप किसी चीज़ के प्रोपोनेंट हैं तो आप उसकी वकालत करते हैं, उस चीज़ का समर्थन करते हैं, उसके सपोर्टर हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। अ पर्सन हु मेक्स और सेल्स विमेन्स हेड्स, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए टोपियां या हेड्स बनाता है और बेचता है कहलाता है मिलीनर। अन्य ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, उन्हें भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए लूटियर, विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है लूटियर। लूटियर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे गिटार और वायलिन को बनाता है या उनकी मरम्मत करता है। तो गिटार, वायलिन जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों को बनाने या उनकी रिपेयर करने वाला, मरम्मत करने वाला व्यक्ति लूटियर। ऑप्शन बी बटलर का अर्थ है किसी घर का या किसी स्थान का मुख्य पुरुष नौकर। तो चीफ मेल सर्वेंट अगर हो किसी जगह पर तो वो मुख्य मेल सर्वेंट जो बड़ा नौकर है या प्रमुख नौकर है, अन्य नौकरों का जो वरिष्ठ है, वो कहलाता है बटलर। और फेरियर उस व्यक्ति को कहते हैं जो घोड़ों की नाल, हॉर्स शू बनाता है या घोड़ों की नाल बांधता है, फिट करता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे हमें एक वाक्य मिला है, हमें अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है सही ऑप्शन से। पढ़ते हैं, देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ। डबल डिजिट का अर्थ है 2 डिजिट में, अर्थात कम से कम 10 और अधिकतम 99। तो 2 डिजिट की ग्रोथ हुई है, यानी कम से कम 10% या उससे भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई है इन द सैलरीज, तनख्वाहों में, वेतन में, फॉर दीज जॉब्स, इन नौकरियों की जो सैलरीज हैं उनमें 2 डिजिट की ग्रोथ हुई है नाउ, एंड द ट्रेंड आर लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स। द ट्रेंड आर लाइकली नहीं, द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यार्थी ध्यान दें, इस खंड का सब्जेक्ट है ट्रेंड। ये जरूर बिल्कुल सही है कि सैलरीज प्लूरल है, किंतु इस क्लॉज का सब्जेक्ट सैलरीज नहीं है, ट्रेंड है। इन नौकरियों में, सैलरीज में 2 डिजिट, 2 अंकों की प्रतिशत में वृद्धि हुई है, मींस कम से कम 10 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और ये ट्रेंड लगता है जारी रहेगा। जो जारी रहेगा वो है ट्रेंड। ट्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर नहीं, इज होना चाहिए था। और जो ट्रेंड है, ये चलन है, लगता है आने वाले सालों में भी चलेगा। चूंकि इस क्लॉज का सब्जेक्ट ट्रेंड है, वर्ब प्लूरल आर नहीं, सिंगुलर इज होनी चाहिए थी। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। इज लाइकली फॉर कंटिन्यूइंग नहीं, इज लाइकली टू बी कंटिन्यूड नहीं, इज लाइकली टू कंटिन्यू। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में एक बार फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करें। पढ़ते हैं, द लोकल गाइड, जो स्थानीय गाइड था, एडवाइज्ड अस, उसने हमें सलाह दी, टू कीप अवे फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। एज का अर्थ है किनारा और क्लिफ का अर्थ है चट्टान। कल्पना कीजिए आप किसी पहाड़ी एरिया पर गए हैं, तो गाइड ने कहा देखिए इस चट्टान के किनारे से थोड़ा दूर रहिए, हो सकता है आप गिर जाए। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर आप इस चट्टान के किनारे से दूर रहिए। टू कीप अवे फ्रॉम का अर्थ होता है किसी चीज़ से बचना, उससे दूर रहना। वाक्य में कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नो इम्प्रूवमेंट। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फॉर कीप अवे नहीं, दैट ही कीप्स अवे नहीं, हमें कहा है फ्रॉम कीप अवे इन नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए, नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। वाक्य पहले से ही पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक वाक्य जिसका हमें वॉइस बदलना है। पढ़ते हैं, अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड।
वाक्य एक्टिव वॉइस का है, हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना होगा। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। स्टोन के साथ वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। टेंस हुआ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा, पैसिव वॉइस का वो वाक्य होगा जिसमें वॉस अथवा वर जैसी भी आवश्यकता हो के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल हुआ हो। नया सब्जेक्ट मी होने के कारण आई होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाई अ स्टोन। मेरे सर पर एक पत्थर लगा। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। आई वॉज बीइंग स्ट्रक नहीं, माई हेड वॉज स्ट्रक नहीं, आई हैड बीन स्ट्रक भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। पढ़ते हैं। जॉन सेड टू मार्टिना, कोट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका, एंड ऑफ द कोट। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले ध्यान लगाइए रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और वाक्य का प्रकार इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और वाक्य प्रश्नवाचक है। सेड हो जाएगा आस्क्ड। सो जॉन आस्क्ड मार्टिना और विल बदलेगा वुड में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन ए, जॉन आस्क्ड मार्टिना हाउ लॉन्ग इट वुड टेक देम, उन्हें कितना वक्त लगेगा टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। सो जॉन आस्क्ड मार्टिना हाउ लॉन्ग इट वुड टेक देम टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है जॉन आस्क्ड मार्टिना हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, नहीं होगा, इट वुड टेक होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य की बनावट प्रश्नवाचक नहीं साधारण होती है, वुड इट नहीं इट वुड होगा। ऑप्शन सी कहता है जॉन आस्क्ड मार्टिना हाउ लॉन्ग इट शुड टेक, बिल्कुल नहीं। जॉन आस्किंग मार्टिना हाउ लॉन्ग भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। इसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। करने का तरीका है पहले दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें, फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। तो पहले पढ़ते हैं। सून फ्लेम्स इग्नाइटेड। फ्लेम्स का अर्थ है ज्वाला, इग्नाइट का अर्थ है किसी ज्वाला का जल जाना या भड़कना। द वुडन बीम्स, बीम्स का अर्थ है शहतीर या धरनी। मेटल के या लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो छत को सहारा देते हैं, उन्हें कहते हैं बीम्स। ऑफ द ग्रैंड पैलेस, पैलेस है महल, बिल्ट बाई जर्क्सीस। जर्क्सीस एक राजा थे पुराने पर्शिया में। Men and women holding aloft, aloft का अर्थ है ऊपर उठाए हुए, हवा में थामे हुए। फ्लेमिंग टॉर्चेस, जलती हुई टॉर्च का अर्थ है मशाल। रेस्ड अप एंड डाउन, दौड़े ऊपर नीचे। द पैलेस, महल में। पैलेस टेरेसेस, विद्यार्थी ध्यान दें, टेरेस का अर्थ है कोई भी समतल मजबूत सा कोई प्लेटफॉर्म या फिर जमीन का टुकड़ा, जैसे छत, जैसे बरामदा आदि। When the fire died out, जब आग बुझ गई, all that remained of the magnificent palace were stone columns. Magnificent का अर्थ है अद्भुत शानदार पैलेस है, महल। were the stone columns, columns का अर्थ है स्तंभ या खंबे। Looters fought off the heat, fought off the heat का अर्थ है हीट से वो लड़े, अर्थात हीट थी और उसका उन्होंने मुकाबला किया। ऑफ द इन्फर्नो, इन्फर्नो का शाब्दिक अर्थ है धधकती हुई आग। वैसे तो नर्क की आग को इन्फर्नो कहा गया है, यहाँ अर्थ है धधकती हुई आग। टू ड्रैग आउट गोल्ड एंड सिल्वर वेसल्स, वेसल्स का अर्थ है बर्तन या पात्र या कंटेनर्स। तो जो लूटने वाले लोग थे उन्होंने इतनी धधकती हुई आग को भी फाइट ऑफ किया, उसका भी प्रतिरोध किया ताकि वो अंदर से सोने और चांदी के बर्तन निकाल सकें। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि राजा जर्क्सीस के महल को आग लगाई गई और उसे लूटा गया। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं BA और DC। सबसे पहला शुरुआती खंड होगा सेगमेंट B, इंट्रोडक्टरी खंड है। मेन एंड विमेन, महिला और पुरुष, होल्डिंग अलोफ्ट फ्लेमिंग टॉर्चेस, जलती हुई मशाले हाथ में लेकर, रेस्ड अप एंड डाउन द पैलेस टेरेसेस, उस पैलेस के टेरेसेस पर। टेरेस है कोई समतल, कोई टुकड़ा भूमि का, समतल कोई स्थान हो, चाहे छत हो, बरामदा हो इत्यादि हो।
उसके उपरांत बी के उपरांत ए, Soon flames ignited the wooden beams of the grand palace built by Xerxes, और उनके हाथों में मशालें थी तो फिर फ्लेम्स जो थी उन मशालों से उनसे बीम्स में आग लग गई जर्क्सीस के उस महल में। उसके उपरांत बी के उपरांत डी हो सकता है। आग लग गई, फिर भी जो लुटेरे थे उन्होंने उस अग्नि का, उस धधकती हुई आग का सामना किया। लूटर्स फॉट ऑफ द हीट ऑफ द इन्फर्नो टू ड्रैग आउट, बाहर निकालना। गोल्ड एंड सिल्वर वेसल्स, उन्होंने उस धधकती आग का मुकाबला किया। और फिर अंतिम खंड मात्र सी हो सकता है। व्हेन द फायर डाइड आउट, जब आग बुझ गई, ऑल दैट रिमेन्ड ऑफ द मैग्निफिसेंट पैलेस, उस मैग्निफिसेंट पैलेस यानी अद्भुत पैलेस में जो बचा था वो थे सिर्फ पत्थर के खंबे या स्तंभ। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो सबसे पहले बी देता हो कि महिला और पुरुष दौड़ रहे थे ऊपर नीचे उस महल में, हाथों में मशाल लिए हुए, और फिर उस मशाल से आग लग गई बीम्स में ऑफ द ग्रैंड पैलेस बिल्ट बाय ज़र्क्सीस। धधकती हुई आग में से भी लोग सोने चांदी के बर्तन निकालने पर आमादा थे, और जब आग बुझी तो सिर्फ बचा उस अद्भुत महल का वो था सिर्फ खंबे स्तंभ। हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन जो हमें देता हो सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी। ऐसा ऑप्शन है मात्र ए, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। बी, ए, डी, सी। आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, वैसे ही हल करते हैं, पढ़ते हैं। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, ये बहुत असामान्य था, एज चूंकि बॉयज़ वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ द स्कूल एट दिस लेट आवर। ये बड़ी असामान्य बात थी क्योंकि लड़कों को इतनी देरी से स्कूल से बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। नॉट सपोज टू मतलब उन्हें ऐसा नहीं करना था। ही मूव्ड क्लोजर टू द बॉय, ही किसी व्यक्ति के लिए प्रोनाउन है, विद्यार्थी इस पर ध्यान दे। क्लोजर टू द बॉय इन एंगर, गुस्से में, सो दैट ही कुड रिकॉग्नाइज द मिसक्रिएंट। रिकॉग्नाइज का अर्थ है पहचानना, मिसक्रिएंट का अर्थ है शरारती व्यक्ति या शरारती बच्चा, जैसी भी स्थिति हो, एंड पनिश हिम, और उसे दंडित कर सके। ही फेल्ट एंग्री एज टीचर्स ऑट टू बी, उसे गुस्सा आया जैसे कि टीचर्स को आना भी चाहिए। ऑट टू बी मीन्स शुड बी, होना चाहिए। अबाउट स्कूल रूल्स बीइंग ब्रोकन, क्योंकि स्कूल के रूल्स तोड़े जा रहे थे। मिस्टर ओलिवर द स्कूल टीचर सॉ अ लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक वीपिंग साउंडलेसली। मिस्टर ओलिवर जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने देखा एक लड़का अकेला एक पत्थर पर, एक चट्टान पर बैठा था और रो रहा था बिना आवाज़ किए हुए, साउंडलेसली। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कोई टीचर है मिस्टर ओलिवर, उन्होंने एक बच्चे को रोता हुआ देखा और उनको लगा इतनी देरी से बाहर क्यों है और पता करना चाहते थे, थोड़ा गुस्से में भी थे। वाक्य में सिर्फ खंड डी ही है जिसमें हमें उस टीचर के बारे में पता चलता है, उसकी नाउन है मिस्टर ओलिवर। अन्य खंडों में हमें सिर्फ प्रोनाउन डी ही मिलता है। तो हमारे पास सबसे पहला और बेहतरीन लिंक है, शुरुआत होनी चाहिए डी से और उसके उपरांत होने चाहिए ए और फिर सी और अंत में बी। पढ़ते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड है डी। मिस्टर ओलिवर द स्कूल टीचर सॉ अ लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक वीपिंग साउंडलेसली, उसके उपरांत ए। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, ये बड़ी असामान्य बात थी, वो लड़का रो रहा था। क्यों? चूंकि एज का अर्थ है चूंकि बॉयज वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ स्कूल एट दिस लेट आवर, क्योंकि इतनी देरी से, इतनी जब देर हो चुकी हो उस समय कोई बच्चा स्कूल से बाहर हो, ऐसा नहीं होना था, सामान्यतः ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उसके उपरांत होगा सी। ही फेल्ट एंग्री, उसे गुस्सा आया, एज टीचर्स और टू बी, जैसा कि टीचर्स के साथ होना भी चाहिए, अबाउट स्कूल रूल्स बीइंग ब्रोकन। स्कूल रूल्स क्या है? बच्चा इतनी देरी से बाहर है। और अंतिम खंड मात्र बी ही हो सकता है। ही मूव्ड क्लोजर टू द बॉय, अब अंत में उन्होंने क्या किया? बच्चे के पास गए इन एंगर, क्योंकि क्रोध में थे ही वो, सो दैट ही कुड रिकॉग्नाइज, वो पहचान पाते, द मिसक्रिएंट, उस शरारती को जिसने नियम तोड़ा है, एंड पनिश हिम, और उसे दंडित कर पाते। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट डी, फिर ए, फिर सी और फिर बी। पहले डी, फिर ए, फिर सी और फिर बी। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन बी, डी, ए, सी, बी। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 से 100 हमें मिला है क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं। पहली बार में हल न करें, दिए गए पैसेज को जैसा दिया है वैसे पढ़ें, उसके बाद उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो,
तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। सिंपली पुट का अर्थ है सरल शब्दों में कहें या सरल शब्दों में रखा जाए तो। सरल शब्दों में कहें तो हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड। हैप्पीनेस का अर्थ है प्रसन्नता, सेटिस्फैक्शन है संतुष्टि। हाउएवर, यद्यपि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं लोग, डैश डिफरेंट परसेप्शंस का अर्थ है अनुभूतियां या महसूसियत ऑफ हाउ टू अचीव डैश। फॉर सम हैप्पीनेस लाइज डैश वेल्थ, फॉर अदर्स इट इज डैश। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो गया है ये क्लोज टेस्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स का समुच्चय है हैप्पीनेस या प्रसन्नता के बारे में। किसी व्यक्ति के लिए प्रसन्नता के क्या मायने हैं, अन्य व्यक्ति के लिए क्या, उस बारे में है। तो अब हम इसे हल करते हैं, पढ़ते हैं एक बार फिर। सिंपली पुट, सरल शब्दों में कहें तो हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड। प्रसन्नता है दिमागी संतुष्टि। हाउएवर, यद्यपि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव, पहले में हमारा आंसर होगा हैव। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस। अलग अलग लोगों की अलग अलग महसूसियत या अनुभूतियां होती हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। हैड हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है। हैज़ भी नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल्स प्लूरल सब्जेक्ट है। हैविंग भी नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन सी हैव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। अलग अलग लोगों की अलग अलग अनुभूतियां या महसूसियत होती है इस विषय में कि खुशी कैसे अचीव करें, हासिल करें। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फेम है प्रसिद्धि, ख्याति। ड्रीम है स्वप्न और मनी है धन। हमारा आंसर हैप्पीनेस ही होगा। आगे बढ़ते हुए, of how to achieve happiness, for some happiness lies dash wealth, for some happiness lies in, option D। लाई इन का अर्थ होता है विद्यमान होना। कुछ लोगों के लिए खुशी निहित या विद्यमान होती है। लाई इन का अर्थ है निहित या विद्यमान होना। इन वेल्थ, दौलत में निहित होती है। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। लाई ओवर नहीं, लाई ऑन भी नहीं, लाई अबाउट भी नहीं, लाई इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है में निहित होना। फॉर अदर्स, अन्य लोगों के लिए, आगे बढ़ते हुए, इट इज इन डैश एंड पोजीशन, इट इज इन रैंक एंड पोजीशन। विद्यार्थी ध्यान दें, पोजीशन का अर्थ है कोई स्तर, कोई आपका पद। रैंक भी एक पोजीशन ही है किंतु ऑफिशियल पोजीशन, किसी पदानुक्रम में, हायरार्की में जो आपकी ऑफिशियल पोजीशन होती है उसे कहते हैं रैंक। तो कुछ लोगों के लिए ये किस में विद्यमान है? इन रैंक, आपके पद की स्थिति या पोजीशन। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। सेटिस्फैक्शन है संतुष्टि, संतोष। माइंड का अर्थ है दिमाग और हैप्पीनेस है प्रसन्नता। हमारा आंसर ऑप्शन बी रैंक ही रहेगा। एक बार पुनश्च पढ़ लेते हैं। हैप्पीनेस लाइज इन वेल्थ, फॉर अदर्स इट इज इन रैंक एंड पोजीशन। यट मीन्स तथापि या फिर भी। हैप्पीनेस इज डैश फॉर मोस्ट, हैप्पीनेस इज इलूसिव फॉर मोस्ट। अंतिम ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। विद्यार्थी ध्यान दें, इलूसिव एक बेहतरीन शब्द है। इलूसिव का अर्थ है जो हाथ ना आ रहा हो, जो चीज़ आपके हाथ नहीं आ रही हो, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हो या हर बार निकल जाती हो हाथ से, जिसे ढूंढ पाना, पा पाना बहुत मुश्किल हो, वो है इलूसिव। फिर भी हैप्पीनेस ज़्यादातर लोगों के लिए इलूसिव रहती है, उनके हाथ नहीं आती है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। क्रिएटिव का अर्थ है सृजनकारी या सृजनात्मक। प्रोबेबल का अर्थ है संभव या फिर जो चीज़ संभावित है वो प्रोबेबल है, तो संभाव्य, संभावित। और फैशनेबल का अर्थ है जो फैशन के मुताबिक हो, फैशन परस्त हो। हमारा आंसर ऑप्शन डी इलूसिव ही रहेगा। येट हैप्पीनेस इज इलूसिव फॉर मोस्ट। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 822 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, नोट करें, याद करें, उनका अभ्यास करें और एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को भी नोट करें, लिखें, याद करें और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स आदि का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।